गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भूआकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लास में पृथ्वी पे उत्पन्न जो बल थे जिनमें बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और बहिर्जनित बल में क्या था कि अपर्दन और अपक्षय के लिए जो जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब हमें देखना है कि ये जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, बहिर्जनित जो भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं जिनके कारण क्या है, चट्टानों का अपर्दन होता है। तो उसमें सबसे पहला कारक क्या है, अपक्षय। तो अपक्षय क्या होता है, वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पे की गई क्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय के अंदर अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक और सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। या तो पृथक मतलब अलग अलग, या तो सामूहिक रूप से। ठीक है, और वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जिनमें हैं भौतिक प्रक्रियाएं, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं। तो ये सारी क्या है, सामूहिक रूप से ही काम करती हैं। तो इसमें देखो कि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थाने यानी इन सीटू या तदस्थाने यानी कि ऑन साइट प्रक्रिया है। अपक्षय में क्या होता है कि जो चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है कोई, ठीक, इसका क्या है, भौतिक कारक द्वारा, रासायनिक और जैविक कारकों द्वारा क्या हो गया, अपर्दन हो गया इसकी ऊपरी सतह का। ठीक है, तो अपक्षय में क्या होगा, जो अपर्दन हुआ है यानी कि जो मलबा है वो उसी स्थान पे जमा रहेगा, कहीं दूसरी जगह पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपक्षय क्या होता है कि ये एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है, यानी कि जो मलबा है, जो अपक्षित पदार्थ है वो वहीं पे पड़ा रहता है, वो दूसरी जगह पे नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्या है, अपक्षय। अब आगे देखो, अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं वो जटिल भौमिकी, जलवायवीय और स्थलाकृति और वनस्पतिक कारकों द्वारा क्या होती हैं, प्राकुनुलित होती हैं। ठीक है, इन सब में जलवायु का सबसे विशेष महत्व है। ठीक है, जलवायु सबसे इम्पोर्टेंट कारक है इसमें। तो अपक्षय प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक है, जिसमें रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, और तीसरा क्या है, जैविक। ठीक है, इनमें से कोई एक प्रक्रिया अकेले काम करती है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, वो इकट्ठी ही सारी प्रक्रियाएं एक साथ कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं जिनके कारण क्या है, चट्टानों का अपर्दन होता है। तो जो रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे पहले क्या होगा, चट्टानों में विलयन, ठीक है, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, यानी कि ये जो 5 चीज़ें हैं चट्टानों में ये सब होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जिनमें क्या है, विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। ठीक है, सेलों में अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं ये 5 चीज़ें, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित। ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का क्या होता है, न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या कर देती है, तीव्र गति प्रदान करती है। ठीक, वायु में विद्यमान CO2 के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें जो फर्स्ट है हमारा घोल विलयन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ी भी होंगी अभी साइंस में। ठीक है, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल के घोल को क्या बोला जाता है, विलयन या घोल बोला जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलना क्या है, सम्मिलित, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलयता पर क्या है, निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ क्या है, विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट,
पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से क्या होते हैं, प्रभावित। ठीक है, क्योंकि ये जल में क्या है, जल्दी घुल जाते हैं। अतः यह खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सूक्ष्मता से क्या होते हैं, सुगमता से यानी कि आसानी से निक्षालित यानी कि निकल जाते हैं। ठीक है, चट्टान से, और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल से, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, ठीक है, में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में क्या होते हैं, प्रवाहित। क्षयोन्मुक्त जैव पदार्थों द्वारा जनित CO2 मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साधारण नमक है, ये भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो चट्टानों में घुलने वाले तत्व हैं वो जल के साथ क्रिया करके चट्टानों से निकल जाते हैं और चट्टानों का क्या होने लगता है, धीरे धीरे अपरदन होने लगता है। और वो कौन कौन से खनिज हैं जो पानी में घुलनशील हैं, तो उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला विलयन या घोल। दूसरी जो रासायनिक प्रक्रिया है वो क्या है, कार्बोनेशन। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल क्या कहलाता है, कार्बोनेशन या फेल्सपार। अभी हमने पीछे पढ़ा था खनिज वाले लेसन में कि ये सब चट्टानों में मिलता है, फेल्सपार और क्वार्टजाइट तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अवशोषित कर ली जाती है। इसमें कार्बनिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में क्या है, घुल जाते हैं तक कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप क्या है, भूमिगत गुफाओं का क्या होता है, निर्माण। यानी कि जो चूना पत्थर से बनने वाली चट्टानें हैं उनमें इस तरह की क्या बनती हैं, अपरदित चट्टानें। ठीक तो ये हमारा दूसरा क्या है, दूसरी रासायनिक प्रक्रिया है कार्बोनेशन। ठीक है, वो कैसे कैसे होती है और किन खनिजों को कैसे घोल के अपने उससे अलग करती है चट्टानों से, वो इसमें बताया गया है। तीसरा क्या है, जलयोजन। जलयोजन क्या है, जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके क्या हो जाते हैं, विस्तारित। ठीक है, एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि के कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद क्या है, जिप्सम में बदल जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा क्या है, अधिक स्थायी होता है। कैल्शियम सल्फेट में अगर पानी मिल गया तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम। ठीक, यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में क्या हो जाती है, श्रांति, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या होता है, विघटन। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी शाही ओवरलेइंग पदार्थों में दरार का कारण बनती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कोई खनिज है, ठीक, कोई चट्टान है या कोई खनिज है, उसमें पानी मिल गया। ठीक है, ये इसका आकार इतना है। ठीक है, इसमें पानी यानी कि ये गीला हो गया, पानी को सोख लिया तो इसका फैल के आकार इतना हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, जब ये सूख गया यानी कि इसका पानी उड़ गया तो फिर से वापस ये इसी आकार में आ गया। तो क्या होगा कि ये जो फैला था, फैलने और सिकुड़ने के बीच में जो प्रतिक्रिया हुई उसके कारण क्या होगा कि ये जो चट्टान का जो ऊपरी भाग है इसका क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, ओवरलेइंग पदार्थों में क्या करती है, दरार का कारण बनती है। यानी कि ये जो सिकुड़ना और फैलना हुआ इसमें, इससे क्या हुआ, जो खनिज है उसमें या चट्टान है उसमें क्या आ गई, दरार आ गई और धीरे धीरे उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, अपरदन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपशल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ये आगे पढ़ेंगे, अपशल्कन ये भौतिक अपक्षय का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ये रासायनिक अपक्षय में भी शामिल है थोड़ा बहुत। बताया ना भी कि ये सारी प्रक्रियाएं इकट्ठा काम करती हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इसका कुछ भाग इसमें आ गया। अगला जो है रासायनिक
प्रक्रिया वो क्या है, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल क्या है, मिलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में लोह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से शैलें क्या होती हैं, टूटती है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोह धारक बायोटाइट, ओलिवाइन और पायरोक्सिन जैसे खनिजों को क्या करती है, प्रभावित। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंग में बदल जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव हो तो दूसरी रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, न्यूनीकरण। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे, ठीक है, रुद्ध जल क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का रंग हरे या आसमानी रंग में क्या होता है, बदल जाता है। ये प्रक्रियाएं अंतर संबंधित हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जल योजन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण के साथ साथ ये तीनों प्रक्रियाएं क्या है, साथ साथ चलती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे लोहा है, ठीक है, आप अपने घर में भी देखते हो कि लोहे की कोई छड़ी ले ली हमने, ठीक, उसको बाहर पटक दिया हमने ऐसे ही, ठीक है, तो उस पर क्या है, बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है उस पर, ठीक है, तो 2-4 दिन बाद जब वो 2-3 दिन पानी में गिरा रहता है, जब हम उसको उठाते हैं तो उस पर हमारे हाथ पे एक पीला पीला सा कलर सा लग जाता है। ठीक है, तो वे लोहे पे क्या है, जंग लग गया वो। ठीक, तो उससे क्या है, लोहे का क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक, ये देख सकते हो तुम ये करके भी। ठीक है, अगला जो है भौतिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।